देखिए, सर सैयद अहमद डे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी के इस पड़ाव में उनसे बहुत मोहब्बत करने लगा, तो मैंने ख्वाबों ख़यालों में इमेजिनेशन भरी बात उनको लेकर लिखी। मैंने ये सोचा कि कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बुलाएगी तो मैं वहाँ पढ़ूँगा, लेकिन शायद मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी पढ़कर सुनाता हूँ। सर सैयद अहमद से मेरी मुलाकात अक्सर ख्वाबों ख़यालों में इमेजिनेशन में होती है। आप इसे झूठ मूठ की मुलाकात भी कह सकते हैं, लेकिन जब भी मैं किसी की बायोग्राफी पढ़ता हूँ तो ये सोचता हूँ कि वो शख्स सामने बैठकर मेरे सवालों का जवाब दे रहा है। तो उन्होंने मुझे देखा मेरे ख्वाबों ख़यालों में और फिर मुस्कुराए और कहा कि तुमसे ज़मीन पर मुलाकात तो नहीं हुई, मगर इस सोच के मैखाने में तुम्हें यूं ही अक्सर आता जाता देखता हूँ। तुम्हें देखकर लगता है जैसे हमारी सदियों से जान पहचान है। अपनी कौम के लिए अल्लाह से जितना इल्म तुम मांगते हो, तुम्हारी उम्र में मैं उससे कई गुना ज्यादा अपने रब से मांगा करता था। जिस वक्त मैंने होश संभाला तभी एएमयू की नींव रखने का फैसला कर लिया। जिस वक्त मेरी फिक्र उरूज पर थी, ठीक उसी वक्त सल्तनत मुगलिया का शिराजा बिखरा हुआ था। मैंने सोच और फिक्र के मैखाने में तब से आना शुरू किया है जब से मैंने 1857 की हौलनाकियां देखी। 1857 की हौलनाकियां मुझे सोने नहीं देती। मैंने अपने रिश्तेदारों को बरतानिया हुकूमत के जुल्म और बर्बरियत का शिकार होते हुए देखा, लेकिन अल्लाह के रसूल की सुन्नत निभाते हुए मैंने फिर भी कई अंग्रेज औरतों और बच्चों की जानें बचाई। पर तुम्हें मैं अक्सर यहाँ इस सोच के मैखाने में आता हुआ देखता हूं। क्या तुमने भी कोई हौलनाकियां देखी है? मैं सोचने लगा, या खुदा, मैं इन्हें कौन सी जुल्म और कौन से बर्बरियत के बारे में बताऊं? सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यमन, लीबिया या पैलेस्टीन, या काठमांडू, दिल्ली और ढाका के बाजारों में बिकती हुई, जिस्म फरोशी के बाजारों में बिकती हुई रोहिंग्या की कमसिन शरीफ बच्चियां। कहीं सर सैयद अहमद का दिल ना टूट जाए, इसलिए मैं खामोश रहा। उनकी शान में कसीदे पढ़ने लगा। मैंने कहा, आपके लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले आपको वक्त का अजीम मुदब्बिर, मुफक्किर कहते हैं। आपने जिस मैदान में भी कदम बढ़ाया, अपनी तहरीर, तकरीर, तर्ज अमल से कभी ना मिटने वाला काम किया। मेरी इन तारीफों को सुनकर वो मुस्कुराए नहीं। कहा, कसम है वाहदहू ला शरीक की, रोजे महशर ये लफ्ज काम नहीं आते। वहां तो कुरान पाक की सिर्फ एक आयत पे बख्शा जाता है, जिसमें अल्लाह फरमाता है, रोजे महशर कुछ काम नहीं आएगा सिवाय दिल और उसकी नीयतों के। फिर वह एक अजीब सी कैफियत में खो गए, क्योंकि उनकी नीयत में हिंदुस्तानियों की सरबुलंदी थी, जदीद तालीम की तहरीक और अलीगढ़ मुस्लिम के कयाम। ये उनके नाम से कभी ना मिटने वाला जिंदा और जावेद काम है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे चेहरे पर भी इस फिक्र का कुछ असर मैं देखता हूं, इसीलिए तुम्हारी तरफ रागिब हुआ हूं और अपनी बायोग्राफी के थ्रू मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कदीम फिलॉसफियों के साथ, कदीम उलूमों के साथ जदीद तालीम। मेरे इस मिशन का क्या हुआ? मैं सर सैयद अहमद का इशारा समझ गया कि वो एएमयू की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कई इनकलाबों में पार्ट लिया। मैंने अपनी ममलुकत दुकानों का किराया तक मदरसों के लिए वक्फ किया, कौमों को जदीद उलूमों से आरास्ता कराने के लिए और जमाने के नए तकाजे सिखाने के लिए मैंने साइंटिफिक सोसाइटी भी कायम की, मदरसे भी कायम किए, साइंटिफिक सोसाइटी भी कायम की, कुरान का तर्जुमा भी किया और चेचक के खिलाफ वैक्सीन निकालने के लिए, चेचक को जड़ से मिटाने के लिए भी तहरीक चलाई। मैंने कहा, सर आपको मुबारक हो। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन में मौजूदा एनडीए गवर्नमेंट ने एएमयू को एक्सीलेंस का अवार्ड दिया है। वो सुनकर मुस्कुराए, फिर उदास हो गए। क्या कहा, ये वही गवर्नमेंट है जो आए दिन हमारे बच्चों पर धाराएं लगाकर उन्हें जेलों में डालती है? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन इनोवेशन अचीवमेंट में एक्सीलेंस का अवार्ड भी उसी गवर्नमेंट ने दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया को फर्स्ट रैंक अमंगस्ट ऑल यूनिवर्सिटी भी उसी गवर्नमेंट ने दिया है।
और इनोवेशन में एएमयू को भी फर्स्ट अवार्ड उसी गवर्नमेंट ने दिया है। वो मुस्कुराए फिर उदास हो गए। कहा, फिर कुछ लोग इस कौम को पंक्चर बनाने वाली कौम क्यों कहते हैं? मैंने कहा, क्योंकि 10 में से 4 मुसलमान कभी फॉर्मल स्कूलिंग में दाखिल ही नहीं हुए। माइनॉरिटीज में हमारा परसेंटेज सबसे ज्यादा है, लेकिन ग्रेजुएशन में हमारा परसेंटेज सबसे कम है। मिडिल स्कूल से आगे सिर्फ 50% लोग ही बढ़ पाते हैं। हमारा लिटरेसी रेट भी 57.3 57.3% है, जबकि हमारे SC, ST, OBC भाइयों का परसेंटेज नेशनल एवरेज 74.4 है। हम 57.3 पे रुक गए। AMU, जामिया गिनाने के लिए ये 2 नाम हैं। कुछ और यूनिवर्सिटीज को हम इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे जैन भाई जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, मान लीजिए कि उनकी कौम 2% है, लेकिन किसी भी बड़े शहर में जाइए तो अपने पैगंबर के नाम पे वर्धमान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कम से कम एक शहर में 4 हैं। वर्धमान महावीर के नाम पर इदारे कम से कम हर बड़े शहर में 4 हैं। क्या मजहब की हमने गलत तर्जुमानी कर दी? सर सैयद अहमद ने मुझसे पूछा। मैं खामोश रहा। मैं उन्हें कैसे बताता कि क्लासरूम की जगह हमारी बस्तियों में पानठेलों की भरमार है, जहां खड़ा मुसलमान केवल डर, अफवाह और नाउम्मीदी की बातें कर रहा है। हाउस ऑफ विजडम जिसे कभी उन्होंने खोला था, आज हाउस ऑफ विजडम की जगह हाउस ऑफ व्हाट्सएप आ गया है, जहां हमें टारगेट कर कर डराने वाले, बांटने वाले बेतहाशा नफरती मैसेजेस, इनका डोज 60 मिनट में 30 बार दिया जाता है। और हम भी उस मैसेजेस को अपना दीनी फरीजा समझकर जितना हो सके उतने दूर तक फैला देते हैं, इस उम्मीद में कि कोई कुछ सुन ले, कोई कुछ कर ले। पर बेबसी का आलम यह है कि 7 दिनों से सारी दुनिया के मुसलमान पैलेस्टीन के बच्चों का, उनकी वाइफ्स का, उनकी बेटियों का जीनोसाइड देख रहे हैं, पर हम में से किसी की हैसियत नहीं, 57 इस्लामिक ममालिक में किसी की हैसियत नहीं कि यूनाइटेड नेशंस में या किसी बड़ी संस्थान में आवाज़ उठाकर उसे बंद करवा दे। आंकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षा में मुसलमान छात्रों की संख्या केवल नाम मात्र है। गरीबी का यह आलम है कि अपर प्राइमरी आते आते 20% मुसलमान बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और कोई ना कोई छोटा मोटा काम करके होटलों में टेबल पर चबाई हुई हड्डियां साफ करके अपने घर की मदद करने निकल जाते हैं। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर पूछने लगे, क्या उनके माँ बाप जाहिल है? मैंने कहा नहीं, पर माँ बाप की तनख्वाह इतनी नहीं है कि 3-3 महीनों की कोचिंग के लिए 1.5 लाख तक फीस दे सके। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम कितनी लेते हो? मैंने कहा, मैं ऑनलाइन पढ़ाने का फीस नहीं लेता। जिस ऐप की कंपनी के थ्रू मैं पढ़ाता हूं वो इंटरनेट चार्जेस 500 रुपया लेती है। उन्होंने कहा कि हमारी कौम की कौन सी बात सबसे ज्यादा तुम्हें मायूस करती है? मैंने कहा कि जब हमारी कौम की आंखों में डूब कर देखो तो उसमें ख्वाब का ना होना, एम्बिशन का ना होना, कुछ बनने की चाह का ना होना मुझे सबसे ज्यादा मायूस करती है। और किसी कौम पर सबसे बड़ा अजाब जीनोसाइड नहीं है, किसी कौम पर सबसे बड़ा अजाब यह है कि वो कौम ही मायूस हो जाए। कहा, क्या ख्वाब वो नहीं देखते? मैंने कहा, जी, ख्वाब देखने के लिए नींद चाहिए, और नींद के लिए अच्छी दिमाग, अच्छी आंखें और अच्छी तनख्वाह होनी चाहिए ताकि अच्छी नींद आए। हमारी तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं कि नींद ही अच्छी नहीं आती, तो ख्वाब कहां से आएंगे? उन्होंने कहा, तो तुम्हें APJ अब्दुल कलाम की बात सुननी चाहिए, जिन्होंने एक छाता बनाने की दुकान से शुरुआत की थी। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि सपने वो नहीं हैं जो नींद में देखे जाएं, सपने वो हैं जो नींद ही उड़ा दें। 2020 तक 11,569 IAS अफसर बने हैं, उसमें से सिर्फ 3%, 3.54% ही मुसलमान हैं। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा, क्या कोई उम्मीद नहीं है? हमने मजहब की गलत तर्जुमानी कर दी है क्या? मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है।
अगर ऐसा होता तो केरला सबसे पढ़ा लिखा राज्य कैसे बनता? तो उन्होंने पूछा, फिर तुम्हारे देखने में प्रॉब्लम कहाँ है? क्या पहली आयत इकरा नहीं, या पहला एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं? तो फिर इतना बुरा हाल कैसे? मैं तो अंग्रेज़ों को किताबें लिखकर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू समझाया करता। जब वो अल्लाह के रसूल पर कोई बात लिखते तो मैं उनके जवाब में उनकी भाषा, उनके सोचने का ढंग समझकर ऐसी किताबें लिखता कि वो जवाब से कुछ हद तक हमारे रसूल की सीरत से मुतमईन हो जाते। जब वो हमारी अम्मियों पर यानी रसूल की बीवियों पर कोई बात खराब लिखते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब मैं उन्हें उनकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता और वो अपने लगाए इल्ज़ामों को वापस लेते। मैंने कहा, जी सर, लेकिन घोर कहरनाक गरीबी, जिसे हम एब्जेक्ट पॉवर्टी कहते हैं, उसके चलते किताब लिखने वाले ही दुनिया से खत्म हो गए। हर इंसान एक छोटी सी दुकान खोलता है, खेतों में काम करता है, वो मजदूर है, वो ऑटो चलाता है। वो अपना पेट पालेगा या अपने बच्चों के तालीम का ख्वाब देखेगा? मैंने कहा, मौलाना, हम हाशिए पर हैं। सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हमारी भागीदारी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि हमारे सिलेक्शन का परसेंटेज ही कम है, हम उसमें बैठते भी बहुत कम तादाद में हैं। हाँ, एक जगह हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, जेलों में बंद होने वालों में हम सबसे ज़्यादा है। उन्होंने पूछा, क्या पढ़ाई छोड़ने की वजह से हम जेलों में बंद हैं? मैंने कहा, या खुदा, आप ये बात कितनी अच्छी तरह जान गए कि हम जेलों में बंद होने वाली, इससे पहले कि मैं सेंटेंस पूरा कर पाता उन्होंने कहा, हम जेलों में बंद होने वाली सबसे बड़ी बेगुनाह कौम है। हमारा कन्विक्शन रेट यानी सज़ा साबित होने का रेट सबसे कम है। सबूतों के अभाव में हमारा केस बोर्ड पर ही नहीं लगाया जाता। सर सैयद अहमद के चेहरे पर मायूसी गहरी होने लगी तो मैंने बताया कि उम्मीद इतनी भी नहीं गई है। हिंदुओं की मदद से 22-22, 25-25 साल के बाद हम बेगुनाह रिहा हो जाते हैं। अगर वो बेहतरीन सेक्युलर हिंदू नहीं होते तो ये उम्मीद भी खत्म हो जाती। स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है और एक लाइन सुनाता हूँ, द लेवल ऑफ एजुकेशन डिक्रीजेज इन मुस्लिम्स एज द लेवल ऑफ एजुकेशन इंक्रीजेज। द लेवल ऑफ एजुकेशन डिक्रीजेज इन मुस्लिम्स एज द लेवल ऑफ एजुकेशन इंक्रीजेज। वो इतने पढ़े लिखे थे कि इस सेंटेंस को समझ गए। और जो पढ़े लिखे हैं, क्या वो अपनी कौम के लिए कुछ नहीं करते? मैंने कहा, करते हैं। व्हाट्सएप में बैठकर बड़े बड़े मैसेज लिखकर इस गरीब बेबस कौम को कोसते रहते हैं। बल्कि यूं कह लीजिए कि वो इसकी गलतियां गिनाते रहते हैं। क्यों? वो फ्रस्ट्रेशन और वो कम हिम्मती जिससे वो सरकार और पावर को कुछ ना बोल पाए, वो इन गरीबों पर निकाल देते हैं। हम में से या तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो कलम की मजदूरी कर रहे हैं। हाउस ऑफ ऑथर, हाउस ऑफ विजडम। हाउस ऑफ विजडम तो ये उनके बस की बात ही नहीं है। उनका विजडम सिर्फ इतना है कि पढ़ लिख लेने के बाद अपनी कौम की गलतियां कैसे गिनाई जाए। तो जितने अलीगढ़ से निकले हुए फारिग लोग हैं वो व्हाट्सएप के शेर हैं, हाउस ऑफ व्हाट्सएप के मुसन्निफ है। कहाँ हाउस ऑफ विजडम बनाया गया था मुसन्निफों को पैदा करने के लिए, कहाँ हाउस ऑफ व्हाट्सएप है जो अपनी ही कौम को कोसने वाले मुसन्निफ पैदा कर रहा है। लेकिन इसमें भी आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थोड़ी अलग है। मौजूदा ज़माने में वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो हर तरह के रेजिस्टेंस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। बजाय इसके कि हम उनका सपोर्ट करें, पेपर में हम सिर्फ ये पढ़कर चुप हो जाते हैं कि उन पर फला फला धाराएं लगाई गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए मैंने पैदा नहीं की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लीडर बनाने के लिए मैंने पैदा की थी। मैंने कहा, हाँ, वो लीडर सरकार की लगी धाराओं की मदद से पैदा हो रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाली नस्लों को ये गाइड करेंगे। पर मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पर खुशखबरी और मुबारकबाद देकर कई बच्चों के आईएएस के नाम शेयर करते देखे। इस लिस्ट से मैंने कहा, सारी कौम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिर एक जैनों की मिसाल है, शानदार कौम है, 2% जैन हैं, 8% सिलेक्शन होते हैं, पर उनकी कोई भी लिस्ट नहीं घूमती। वो मेहनती होते हैं। एक अच्छे सपने को लेकर अगर हमारा बच्चा कोटा या दिल्ली की तरफ बढ़ता भी है तो घर में महंगाई की वजह से बढ़ रहे खर्च के चलते फिर उस बच्चे को एक फ़ोन आता है, भैया घर वापस आ जाओ, बीटेक, एमबीए,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में इन डिग्रियों की अहमियत एक कागज से ज्यादा नहीं है, पर इस कागज के टुकड़े को लेने के लिए परिवारों को अपने खेत अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, अपना जेवर बेचना पड़ता है। और इन डिग्रियों की कीमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में किसी लायक नहीं है। एक बच्चे को नीट कराने के लिए बड़े भाई को अपनी सारी जवानी गिरवी रखनी पड़ती है। मुसलमान बच्चों को भी यह समझना होगा कि अगर अपनी हालात में सुधार लाना है तो उन्हें 200% मेहनत करनी होगी। फिर वो कहने लगे, हम अपने बच्चों को कब तक राजा बेटा हीरा बेटा कहेंगे। इसकी जगह हमें अपने बच्चों को एक अच्छे स्टूडेंट की शक्ल में देखने की आदत डालनी चाहिए। जिंदगी मुकाबले का दूसरा नाम है। दुनिया में जिस भी कौम ने तरक्की पाई, उन्होंने ऐन भेदभाव के वक्त अपनी जड़ों को और गहरा किया, अपनी बुनियाद को और पक्का किया। उन्होंने कहा, तुम जानते हो, मैं अपनी कौम को जदीद तरक्की और जमाने के नए तकाजों से आगाह करना चाहता हूं। मैं अपनी कौम को जदीद तरक्की और जमाने के नए तकाजों से आगाह करना चाहता था। क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हो? मैंने कहा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 आया है, जहां मशीनों में इंटेलिजेंस है और इंसान धीरे धीरे बेवकूफ हो रहे हैं। हम रट रट कर याद करने को एजुकेशन कहते हैं। विकिपीडिया इसी को एक बार अपडेट में याद कर लेती है और वो उसे अपडेशन कहती है। अगर हर सवाल का जवाब बता देना उस सब्जेक्ट की मास्टरी समझा जाए तो गूगल का मुकाबला दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर किसी भी फील्ड में नहीं कर सकते। अगर आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखने को गहरी दोस्ती कहा जाए तो इस वक्त यूट्यूब से बढ़कर आपका कोई दोस्त नहीं है। और अगर इंसानी मिजाज के हिसाब से आपका मूड बदलने वाले साकिए करार बनकर अगर कोई आपको वो मूड बदलने वाली शेरो शायरी या गाना सुना दे तो इस वक्त आपका साकिए करार स्पॉटिफाई नेटफ्लिक्स से बड़ा कोई और नहीं है। इसमें से हर एक हमारी साइकोलॉजी को गहराई से समझते हैं। ये वो एल्गोरिदम्स हैं जो हमसे कई ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये सब फ्री है। तो उन्होंने कहा, असल में फ्री कुछ नहीं होता। जब कोई प्रोडक्ट फ्री हो तो इसका मतलब इंसान ही प्रोडक्ट है। और ये कंपनीज हमारी निजी आदतों का डेटा इकट्ठा करके हम पर एक एक्सपेरिमेंट चला रही हैं और उस एक्सपेरिमेंट में हमारी सारी कौम टिकटॉक और इंस्टाग्राम की रील पर फंस गई। भला हो इसी गवर्नमेंट का जिसने टिकटॉक बैन कराया, लेकिन अब वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के रील्स में चली गई। दरअसल इन प्रोडक्ट्स और एक्सपेरिमेंट ने समाज को पूरी तरह से हैक कर दिया है। जज कंपास नाम के एक सॉफ्टवेयर से ये तय कर रहे हैं कि किस कैदी को ना छोड़ा जाए और किसे छोड़ा जाए। और इसी सॉफ्टवेयर का एक छोटा वर्जन बैंक इसलिए यूज कर रहे हैं कि किसे लोन ना दिया जाए। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स को टेक्नोलॉजी के बारे में, जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और पहले वॉशरूम के अंदर पेन से खुरच कर गंदी बातें लिखने वाले लोग, उन्हें आईटी सेल ने अपने यहां नौकरी दे दी है। अब ट्रेनों के वॉशरूम के अंदर कुछ गंदा लिखा हुआ नहीं मिलता, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो ये गंदी बातें किसी अच्छे मजहब, किसी अच्छी जाति के खिलाफ, किसी अच्छे पड़ोसियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए फेसबुक की पोस्ट में लिख देते हैं। फेसबुक जो हमें कनेक्ट करने आया था, वही हमारे रिश्तों को तोड़ रहा है। जब तक सच अपने जूतों की लैस बांधता है, तब तक झूठ आधी दुनिया की सैर कर चुका होता है। एल्गोरिदम हर अगले वीडियो को, हर अगली पोस्ट से ऊंची चरस बनाकर हमें दे रहा है। इसलिए पहले नफरत शायद एक सोच थी, लेकिन नफरत अब एक पुख्ता अकीदा बन चुकी है। सोशल मीडिया से आने वाली जहरीली हवा जब गोदी मीडिया से आने वाली जहरीली हवा से मिलती है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी से ज्यादा इंसानों और इंसानी हुकूकों का गला घोट देती है। It's all about who owns the code, and the people who owns the code, they deploy it to kill other people. AI को यह कहा गया है कि हर तरह के इंसानी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पर है, क्लासिफाई करो, डाइजेस्ट करो, IP एड्रेसेस का यूज करो और दुनिया को जितना बांट सको बांटो। उन्होंने कहा कि मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई थी अपने ज़माने से आगे के सिलेबस को पढ़ाने के लिए। क्या हम क्लाउड कंप्यूटिंग अलीगढ़ में पढ़ाते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाते हैं, या हाइड्रोपोनिक
एग्रीकल्चर, बिना मिट्टी बिना पानी का एग्रीकल्चर, इनमें से कोई चीज़ सिखा रहे हैं? मैंने कहा पिछली बार मैं अलीगढ़ गया था, वहाँ मैंने देखा कि टीचर अपना लेक्चर बिना प्रिपेयर किए क्लासेस में आ रहे हैं। एआई इतना पावरफुल है कि वो हमारी शॉपिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट, कम्युनिकेशन हैबिट्स और पूरे वक्त हमारे फ़ोन में बैठकर हमें सुनता रहता है, और क्लास में बैठे हुए बच्चे अपनी टीचर की किसी बात पर ध्यान नहीं देते। डेमोक्रेसीज को कॉरपोरेट सर्विलांस के साथ मिलाकर इंसान को इंसान से बांटा जा रहा है, और गरीब आईटी सेल के मैसेजेस को पढ़ पढ़कर एक दूसरे का बॉयकॉट कर रहा है, और अमीर इस डेटा को खरीद कर अपनी चीज़ें बेच रहा है। लेकिन अमीर अपनी चीज़ें बेचे वो ठीक है, पर इसी डेटा को खरीद कर लीडर अपने वोट को बनाने के लिए इन दूरियों को बढ़ा रहे हैं। हिटलर ने बाह में ज्यूज की शिनाख्त करने के लिए एक पीला पट्टा पहनाया था। अमीरजादे अपने पालतू कुत्ते को चिप वाली कॉलर पहनाते हैं ताकि कुत्ते कहाँ जा रहे हैं उनका सिग्नल और डेटा मिल सके, उसकी मदद से हम उन्हें कंट्रोल कर सकें। आज इब्लीस की लार से बने इन कुत्तों और ज़मीन पर जन्नत से भेजे गए अशरफुल मखलूकात में ये रिलेशन है। सिर्फ इतना फ़र्क रह गया है कि कुत्तों के गले में पट्टा है और इंसान अपने हाथ में मोबाइल वाले कॉलर को दिन भर हाथ में लिए घूमता है, और गले में पहना होता तो वो कुत्ता होता, पर अशरफुल मखलूकात जब उसे हाथ में लेकर घूमता है तो कुत्ते से ज़्यादा जलील हो रहा है। ये फिक्र, ये सोच जब मैंने उन्हें बताई तो उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें कही। वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर वो आज होते तो क्या सोच रहे होते। जज़ाकल्लाह खैर।